दोस्तों, शुक्रवार रात अमेरिकी बाजार में नैस्डैक 16 साल की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट 1100 अंकों से ज्यादा यानी 5.25% के साथ क्रैश हुआ। गिफ्ट निफ्टी 350 अंक नीचे आकर 23,000 की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब है मंडे को हमारा बाजार दबाव में खुल सकता है। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए G-Sec बॉन्ड्स पर टैक्स 0 किया। मजबूत GDP डेटा आया। RBI ने रेट अनचेंज्ड रखा। इतनी सारी अच्छी खबरें आई, फिर भी निफ्टी शुक्रवार को लाल बंद हुआ। ये सिग्नल बहुत खतरनाक है, जिसका मतलब बाजार कुछ और मांग रहा है। उदय कोटक राहुल गांधी और पीएम मोदी तक भारत की इकोनॉमी को लेकर चिंता जता रहे हैं। GDP, GST, PMI सब ठीक दिख रहा है, फिर भी बड़े लोग परेशान क्यों हैं? इस वीडियो में ये भी समझाया है जो इन्वेस्टर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। अमेरिका में नैस्डैक 16 साल में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट आई और डाउ जोन्स 700 अंक क्रैश हुआ। इसके पीछे मुख्य वजह ये थी कि मई नॉन फार्म पेरोल्स डेटा स्ट्रॉन्ग आया, जो दिखाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी ठीक है। लेकिन इसका मतलब है फेडरल रिजर्व ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखेगा। AI और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। जब रेट्स ऊंची रहती हैं तो नई फंडिंग महंगी होती है। AI कंपनीज अभी प्रॉफिट कम और इन्वेस्टमेंट ज्यादा फेज में है, इसलिए मार्केट ने AI सेक्टर में 20% तक सेलिंग इन 2 सेशंस देखी। इंडिया के पास AI स्टॉक्स नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। जब ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं। गिफ्ट निफ्टी ने फ्राइडे रात 23,000 से नीचे जाने का सिग्नल दिया, जो मंडे को एडजस्ट होगा। पिछले एक महीने में निफ्टी ने 23,300 का लेवल 5 बार तोड़ा। पहले 4 बार ये इंट्राडे था और निफ्टी 23,400 के ऊपर क्लोज करने में सफल रहा। लेकिन शुक्रवार को पहली बार 23,300 टूटा और निफ्टी 23,400 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, जो टेक्निकली बहुत कमजोर सिग्नल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो निफ्टी की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 52 वीक लो पर आ गई। पहले HDFC बैंक नंबर 1 था और रिलायंस नंबर 2। अब ICICI बैंक नंबर 2 बन गई और रिलायंस नंबर 3 पर स्लिप कर गई। जब निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स ही कमजोर हों तो पूरे इंडेक्स का उठना मुश्किल होता है। बैंकिंग, IT और रिलायंस, ये 3 मिलकर निफ्टी का 50% से ज्यादा वेट रखते हैं। जब इन तीनों में वीकनेस हो तो बाकी स्टॉक्स कितने भी अच्छे क्यों न हो, निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए इन्वेस्टर्स को इन 3 एरियाज पर स्पेशल फोकस रखना चाहिए। 10 जून को अमेरिका का CPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आई तो फेड रेट हाइक की आशंका और बढ़ेगी और ग्लोबल मार्केट्स और गिर सकते हैं। अगर कम आई तो थोड़ी राहत मिल सकती है। 11 जून को अमेरिका का PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आएगा। PPI बताता है कि फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स कितने महंगे हुए हैं, जो आगे कंज्यूमर प्राइसेस पर असर डालता है। दोनों डेटा एक साथ आने से इस हफ्ते मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। 12 जून को इंडिया का CPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा। ये जानना जरूरी है कि हमारी रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% के RBI फोरकास्ट के आसपास है या ज्यादा। अगर डेटा ज्यादा आया तो रेट हाइक की आशंका बढ़ेगी, जो बैंकिंग और रियल एस्टेट स्टॉक्स को हर्ट करेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी इस हफ्ते आएगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एक साथ हॉकिश हुए तो डॉलर और मजबूत होगा, जो इंडिया के इंपोर्ट्स महंगे करेगा और रुपये पर दबाव बढ़ाएगा। UK का GDP डेटा भी इस हफ्ते पब्लिश होगा। अगर UK इकोनॉमी कमजोर दिखी तो ग्लोबल रिसेशन की आशंका बढ़ेगी, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग और बढ़ सकती है। इंडिया इससे डायरेक्टली प्रभावित होता है। एप्पल का WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते शुरू हो रहा है। AI दुनिया में एप्पल क्या अनाउंस करती है, इस पर ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। अगर कुछ बड़ा अनाउंस हुआ तो ग्लोबल टेक स्टॉक्स रिएक्ट कर सकते हैं। इंडिया US ट्रेड डील की खबर पर ऑटोमेटिकली खुश होने की गलती मत करना। सबसे पहले ये देखना होगा कि डील के अंदर क्या है, हमें क्या मिला और हमने क्या दिया। कभी कभी डील होती है, लेकिन इंडिया के फार्मर्स या मैन्युफैक्चरर्स के लिए नुकसानदेह टर्म्स होती हैं। ट्रंप ने इंडिया पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये अनिश्चितता का माहौल बनाता है, जो बाजार को पसंद नहीं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे IT, फार्मा और टेक्सटाइल पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। गोल्ड 3 से 3.5% और सिल्वर 8 से 8.5% नीचे आ गए हैं। इसके पीछे डॉलर इंडेक्स का 100 के ऊपर चले जाना है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें डॉलर में खरीदा जाता है। ब्रेंट क्रूड अभी भी $90 से ऊपर बना हुआ है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं होने तक क्रूड ऊंचा रहेगा। इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हम 80% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं। US बॉन्ड यील्ड्स ऊंचे हैं और ये इक्विटी मार्केट्स का दुश्मन है। जब बॉन्ड्स ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं तो पैसा स्टॉक से निकलकर बॉन्ड्स में जाता है। यही FII सेलिंग का एक बड़ा कारण है और जब तक यील्ड्स ऊंचे रहेंगे ये प्रेशर जारी रहेगा।
सॉवरन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी का अपडेट। इस हफ्ते कई एसजीबी सीरीज का प्री मैच्योर रिडेम्पशन हो रहा है। अगर आपने एसजीबी में निवेश किया था तो चेक करें कि आपकी सीरीज का पैसा कब आ रहा है। ये बेहतरीन रिटर्न्स देने वाला इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन अब सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी है। जीडीपी, जीएसटी कलेक्शन, पीएमआई और कॉर्पोरेट अर्निंग्स सब ऑफिशियली अच्छे दिख रहे हैं। फिर भी उदय कोटक, राहुल गांधी और पीएम मोदी जैसे बड़े नाम इकोनॉमी को लेकर चिंता जता रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ रिस्क्स ऑफिशियली दिख नहीं रहे लेकिन ग्राउंड लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स और इंडसइंड बैंक जैसे केसेस बताते हैं कि कभी-कभी प्रॉब्लम्स लंबे समय तक ऑफिशियली सामने नहीं आती। पीएमआई सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर माना जाता है क्योंकि ये प्राइवेट सर्वे है, सरकारी नहीं, और अभी पीएमआई में कोई बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $681 बिलियन है, जो मजबूत लगता है, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर फॉरवर्ड ऑब्लिगेशंस और फ्यूचर लायबिलिटीज जोड़ें तो एक्चुअल अवेलेबल रिजर्व्स कम हो सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 में 1.58 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स राइट ऑफ हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के रियल एनपीएस को टेम्परेरीली छुपा सकते हैं। जापान का 1980s का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहां जीडीपी, पीएमआई, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट सब मजबूत दिख रहे थे, लेकिन इनसाइड में डेट बेस्ड ग्रोथ और एसेट बबल्स थे, जिसके कारण बाद में बड़ा क्रैश आया और जापान को रिकवर होने में कई दशक लग गए। इंडिया में भी कई शहरों में रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी फेल होगी, बल्कि ये याद दिलाना है कि किसी भी एसेट में जब प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ती हैं तो रिस्क भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। अगर मॉनसून कमजोर रहा, एनर्जी प्राइसेस ऊंची रहीं, बैंकिंग में हिडन एनपीएस सामने आए और ग्लोबल रिसेशन आई, तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ आने की सिचुएशन होगी, जो इंडिविजुअली मैनेजेबल होती हैं लेकिन कलेक्टिवली इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मंडे की ओपनिंग 250 से 300 अंक गैप डाउन हो सकती है। पहले 30 मिनट का रिएक्शन देखें। अगर डीआईआई स्ट्रॉन्ग बाइंग करें और 23,000 होल्ड हो तो थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर 23,000 इंट्राडे टूटा तो 22,800 तक जाने की आशंका है। इस हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा, ईसीबी डिसीजन और एप्पल इवेंट सब एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में बड़े पोजीशंस अवॉइड करें, एसआईपी जारी रखें और अगर पोर्टफोलियो में कैश है तो उसे प्रिजर्व करें, ताकि अगर 22,500 का लेवल आए तो क्वालिटी स्टॉक्स में ऐड कर सकें। इक्विटी में एफआईआई टैक्स रिलीफ अभी नहीं आई है, लेकिन बॉन्ड टैक्स 0 हो गई है। अगर बॉन्ड मेजर से रूपी स्टेबल हुआ और एफपीआई बॉन्ड बाइंग बढ़ी तो धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। शॉर्ट टर्म में पेशेंस जरूरी है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में देश की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 कंपनियों की वैल्यू एक साथ घट गई और कुल मिलाकर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसका सीधा मतलब है कि बड़े और भरोसेमंद माने जाने वाले ब्लू चिप शेयरों में भी निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। सबसे बड़ा झटका रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगा, जिसका मार्केट कैप अकेले 39,738 करोड़ रुपए घट गया। इसके बाद टीसीएस की वैल्यू में 20,135 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल की वैल्यू में 18,736 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भी इस दबाव से बच नहीं पाईं। लार्सन एंड टूब्रो का मार्केट कैप 16,880 करोड़ रुपए घटा, एलआईसी की वैल्यू 14,611 करोड़ रुपए और बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 9,681 करोड़ रुपए कम हुआ। लेकिन इस पूरे गिरावट के दौर में बैंकिंग सेक्टर एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा था। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई, जो ये बताता है कि निवेशकों का भरोसा इस वक्त बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बना हुआ है। अब बात करते हैं इस हफ्ते यानी 8 जून से 12 जून 2026 के बीच होने वाले बड़े कॉर्पोरेट एक्शन की, जिनका असर सीधे आपके पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। इस हफ्ते डिविडेंड, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इशू जैसी कई अहम गतिविधियां होने वाली हैं। सोमवार 8 जून को यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस ₹5.50 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर जाएगा। इसी दिन रविंद्रा एनर्जी और कंसेक्यूटिव कमोडिटीज राइट्स इशू के लिए एक्स डेट पर रहेंगे, जिससे इन शेयरों में थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। मंगलवार 9 जून को इनॉक्स इंडिया ₹2 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेगा। टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को ने भी ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड के लिए 9 जून को रिकॉर्ड डेट तय की है। बुधवार 10 जून इस पूरे हफ्ते का सबसे व्यस्त कॉर्पोरेट एक्शन दिन रहने वाला है। इन्फोसिस ₹25 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेगा, जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी डिविडेंड घोषणाओं में से एक है।
इसी 10 जून को टाटा ग्रुप की 3 और कंपनियां टाटा केमिकल्स 11 रुपए, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 3 रुपए 40 पैसे और टाटा एलेक्सी 75 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के साथ रिकॉर्ड डेट के आसपास रहेंगी। इसके अलावा इंडियन बैंक 18 रुपए 25 पैसे और शेषाशायी पेपर 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के लिए भी इसी दिन एक्टिव रहेंगे। 10 जून को ही गौतम एक्जिम 3:1 बोनस इशू के साथ एक्स डेट पर जाएगा, जिसका मतलब है कि अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसे 3 नए शेयर मुफ्त मिलेंगे। इस तरह के बोनस से शेयर की कीमत तो घटती है, लेकिन शेयर होल्डर की कुल हिस्सेदारी बढ़ जाती है। गुरुवार 11 जून को सनशील्ड केमिकल्स अकेली कंपनी होगी जो 3 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर जाएगी। शुक्रवार 12 जून इस पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा और सबसे भारी कॉर्पोरेट एक्शन दिन रहेगा, जब एक साथ 31 स्टॉक्स एक्स डेट पर जाएंगे। अडानी ग्रुप की कंपनियां इस दिन सुर्खियों में रहेंगी। एसीसी 7.5 रुपए, अडानी एंटरप्राइजेज 1.3 रुपए, अडानी पोर्ट्स 7.5 रुपए, अडानी टोटल गैस 0.25 रुपए और अंबुजा सीमेंट्स 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेंगी। इसी 12 जून को टाटा ग्रुप की 4 और कंपनियां टाटा मोटर्स 4 रुपए, टाटा स्टील 4 रुपए, ट्रेंट 6 रुपए और वोल्टास 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के साथ रिकॉर्ड डेट पर रहेंगी। 12 जून को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी जबरदस्त हलचल रहेगी। कैनरा बैंक 4.2 रुपए, पीएनबी 3 रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी 12.4 रुपए, जेएम फाइनेंशियल 1.75 रुपए और पिरामल फाइनेंस 11 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेंगे। इसी दिन नवीन फ्लोरीन 8.6 रुपए, पेट्रोनेट एलएनजी 3 रुपए, लॉयड्स मेटल्स 1 रुपए, एमएम फॉर्जिंग्स 4 रुपए और एलिकॉन इंजीनियरिंग 1.5 रुपए प्रति शेयर के साथ डिविडेंड लिस्ट में शामिल है। यानी 12 जून को एक साथ इतनी सारी कंपनियों में एक्शन होगा कि इस दिन बाजार में खासी हलचल रहने की उम्मीद है। 12 जून को बोनस और स्प्लिट का भी मजा रहेगा। सिटी यूनियन बैंक 1:3 बोनस इशू के साथ एक्स डेट पर जाएगा, जबकि मोबावेन्यू एआई टेक का स्टॉक स्प्लिट होगा, जहां 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 2 रुपए फेस वैल्यू ने बदल जाएगा। अब एक बड़ी खबर, सीबीआई ने 6 जून को चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई करीब 661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड के कथित गबन से जुड़ी है। जांच में सामने आया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ विभागों के पैसे कुछ सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से अलग अलग खातों के जरिए निजी कंपनियों तक पहुंचाए गए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग तरह की मुसीबत में है। कंपनी के शेयर पर फिलहाल एएसएम यानी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर लागू है, जिसकी वजह से हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग होती है और सिर्फ 5% ऊपर नीचे जाने की ही इजाजत है। कंपनी ने सेबी, एनएससी और बीएससी से इन प्रतिबंधों की समीक्षा करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि एनसीलैट पहले ही दिवाला प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है, कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है और इन पाबंदियों से 7 लाख से ज्यादा निवेशक प्रभावित हो रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बाजार के जानकार इस हफ्ते किन शेयरों पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट राजेश पालविया के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट ने 100 रुपए के अहम रेजिस्टेंस को मजबूती से तोड़ दिया है और इसमें भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ रही है। अनंत राज में भी मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस शेयर ने कई महीनों से चल रही गिरावट की लाइन को तोड़कर 560 रुपए के करीब से ऊपर की दिशा पकड़ी है और बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ आगे और तेजी की उम्मीद बन रही है। एलजी इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये शेयर लगातार ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत स्थिति में दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद ये शेयर अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसे एक अच्छा तकनीकी सेटअप बनाता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के धर्मेश शाह इस हफ्ते इटर्नल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसे 249 रुपए से 255 रुपए के रेंज में खरीदने की राय है। टारगेट 272 रुपए का है और नुकसान को सीमित रखने के लिए 242 रुपए का स्टॉप लॉस बताया गया है। मार्केट एक्सपर्ट गणेश डोंगरे ने इस हफ्ते 3 शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 1780 रुपए से 1790 रुपए के बीच खरीदने की राय है। इसका टारगेट 1845 रुपए और स्टॉप लॉस 1745 रुपए बताया गया है। बीईएल को 405 रुपए से 410 रुपए के बीच खरीदने की सलाह दी गई है। इसका टारगेट 425 रुपए और स्टॉप लॉस 395 रुपए है, जो इसे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ट्रेडिंग अवसर बनाता है। गणेश डोंगरे की तीसरी सलाह बजाज फाइनेंस पर है, जिसे 880 रुपए से 890 रुपए के रेंज में खरीदने को कहा गया है। इसका टारगेट 930 रुपए और स्टॉप लॉस 860 रुपए है, यानी रिस्क कम और रिटर्न की उम्मीद अच्छी दिख रही है।
बोनांजा पोर्टफोलियो के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट विराट जगद ने अदानी ग्रीन एनर्जी को 1525 रुपए के करीब खरीदने की सलाह दी है। इसका स्टॉप लॉस 1430 रुपए और टारगेट 1717 रुपए बताया गया है और ये शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। विराट जगत की दूसरी सलाह कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर है, जिसका मौजूदा भाव करीब 789 रुपए है। इसका स्टॉप लॉस 745 रुपए और टारगेट 877 रुपए बताया गया है और ये शेयर लगातार ऊंचे स्तर बनाते हुए एक मजबूत ब्रेकआउट जोन की तरफ बढ़ रहा है। एसएमई सेगमेंट में इन दिनों काफी तेजी देखने को मिल रही है, जहां एसएमआर ज्वेल्स, मेरिट्रॉनिक्स, वाह केमिकल्स, यूएचएम वेकेशन और जेनेक्स एआई एनालिटिक्स जैसे आईपीओज और लिस्टिंग्स बाजार में एक्टिव हैं। मेरिट्रॉनिक्स आईपीओ को सबसे ज्यादा चर्चा मिली है क्योंकि इसे करीब 220 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है, जो एसएमई स्टॉक्स में मजबूत निवेशक मांग को दिखाता है। मेरिट्रॉनिक्स एसएमई आईपीओ 70.03 करोड़ रुपए का इशू है, जिसका प्राइस बैंड 141 से 149 रुपए रखा गया था और ये 4 जून को बंद हो चुका है। अब इसकी 8 जून की लिस्टिंग पर बाजार की नजर है, क्योंकि हाई सब्सक्रिप्शन के कारण इसमें वॉलेटिलिटी और प्रीमियम लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ गई है। एसएमआई ज्वेल्स, वाह केमिकल्स और यूएचएम वेकेशन जैसे एसएमई आईपीओज भी इस हफ्ते अलग अलग डेट्स पर खुलने और लिस्ट होने जा रहे हैं। वाह केमिकल्स और यूएचएम वेकेशन 8 जून तक खुले रहे और इनकी लिस्टिंग 9 से 11 जून के बीच तय है, जिससे एसएमई सेगमेंट में लगातार हलचल बनी रहेगी। आगे 12 जून को होराइजन रिक्लेम का एसएमई आईपीओ खुलने वाला है, जिसका साइज करीब 54 करोड़ रुपए का है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल, कर्ज चुकाने और विस्तार योजनाओं के लिए करेगी, जिससे ये भी एसएमई निवेशकों के लिए एक नया अवसर बन सकता है। इस हफ्ते बाजार चारों तरफ से दबाव में है। एक तरफ अमेरिका का नैस्डैक 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ क्रैश कर चुका है। गिफ्ट निफ्टी पहले ही 23,000 की तरफ इशारा कर चुका है और सोमवार को 250 से 300 अंक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना लग रही है। ऊपर से निफ्टी पहली बार 23,300 के नीचे बंद हुआ है, जो तकनीकी रूप से एक बहुत कमजोर संकेत है। इसलिए इस हफ्ते बाजार 23,000 से 23,500 के दायरे में ही उलझा रह सकता है। इस हफ्ते कई बड़े ग्लोबल इवेंट्स एक साथ आने वाले हैं, जो बाजार की दिशा तय करेंगे। 10 जून को अमेरिका का सीपीआई महंगाई डेटा, 11 जून को पीपीआई डेटा, 12 जून को भारत का खुद का सीपीआई डेटा, साथ में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ब्याज दर फैसला और एप्पल का WWDC कॉन्फ्रेंस। अगर इनमें से कोई भी डेटा उम्मीद से बुरा आया तो बाजार में और तेज गिरावट आ सकती है। इसलिए इस हफ्ते वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेगा। अगर निफ्टी 22,000 से 22,500 के स्तर तक आए तो वो क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश बढ़ाने का एक अच्छा मौका बन सकता है, लेकिन अभी बड़े और नए पोजीशंस लेने से बचें। कुल मिलाके बाजार अभी बियर्स के कंट्रोल में है। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं उनके लिए पैनिक सेलिंग गलत है। जो न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं उनके लिए अभी बाजार का डायरेक्शन क्लियर होने तक इंतजार समझदारी है। रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले रखें।